हेलो दोस्तों, मेरी चैनल हंटिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे। वो एक साउथ की सुपर नेचुरल थ्रिलर और एक हॉरर मूवी है। ये तमिल मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नाम है यामा कातेकी, कि एक लाश जिसे कोई उठा नहीं सकता। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए जानते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में। मूवी की शुरुआत थंजापुर के पास के गांव से ही होती है, जहाँ के गांव के मंदिर के अंदर मुखिया सेल्वराज और बाकी कुछ लोग आए हुए थे। जैसे कि पशुपति नाम के एक व्यक्ति को विलेज टेम्पल का ट्रस्टी बना रहे हैं। सेल्वराज उन्हें कहता है कि अगले हफ्ते मंदिर का फेस्टिवल कब पुकोट्टू है, जिसके लिए सभी लोग अभी से तैयारी में लग गए हैं। कि इस बार उनको फेस्टिवल काफ़ी ग्रैंड तरह से सेलिब्रेट करना था। तभी हमें सेल्वराज के परिवार को दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसकी बीवी, उसका बेटा मुत्तू, उसकी बेटी का नाम नीला और मैथु, प्रेग्नेंट वाइफ प्रेमा। सेल्वराज की एक ओल्ड मदर भी है। के मामा के घर पे फंक्शन था, पर लीला जाती नहीं क्योंकि मामा ने उस पर चोरी का आरोप लगा था। वो उस बात को 5 साल हुए थे। लीला को अस्थमा की दिक्कत भी थी, जिसके कारण उसके परिवार वाले उसका खास ख्याल रखते हैं। की हालत देख के उसकी माँ फंक्शन में जाने के लिए मना करती है, पर लेकिन लीला उन्हें जाने कहती है। उन्हें कहती है, आप चले जाओ, मैं अपने दोस्त स्वाति को बुला लेंगी, जो कि उसका ख्याल रख सकती है। फिर राज भी फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो जाता है। राज अपनी माँ से सालों से परेशान है, जो कि घर में बने हुए एक रूम के लॉक दरवाजे को एक टक देखती रहती है, जिस पर वह कहती है कि वह आज भी अपने पास में ही जा रही है। हालांकि अभी हम नहीं जानते हैं कि इस बंद दरवाजे का पीछे का राज क्या है। हम मैथ्यू के दोस्त को भी देखते हैं, जो मैथ्यू को प्रेशराइज कर रहे थे कि उसने बिजनेस के लिए मंदिर से भगवान का क्राउन चुराया था, तो वो सब उसका बिजनेस कर्जे में डूब जाता है और वो क्राउन भी नहीं रखता है। तो उस कहने लगते हैं कि वो रिच फैमिली से है, तो अपने घर से ही पैसे मांग के वो उसका कर्जा चुका दे और वो क्राउन भी रख के आए। तभी हम एक परिवार के आदमी को देखते हैं, जिसका नाम है रत्नम। जैसे कि उसकी माँ बहुत दिनों से बीमार रहती है और बस उनके प्राण ही नहीं छूट रहे थे। बेटे के बारे में बात करेंगे तो उसने इंटरकास्ट मैरिज करी है, मतलब कि वो नीची जाति की लड़की से शादी की है। जैसे कि वो अपने बेटे पर गुस्सा करता रहता है और अपनी बहू से नफरत करता है। इसको वह कैसे भी करके एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। अब उसकी माँ के बारे में गांव में अलग अलग बातें होती रहती है। इतने समय से ख़त्म नहीं हो रही है और उसके अंदर दो दो आत्माओं का वास है। इसके पीछे कुछ लोग लॉजिक भी देते हैं कि वो पुराने ज़माने की है, अच्छे तरीके से खाती पीती थी, जिसके लिए वो आज तक टिकी हुई है। तभी हम लीला को देखते हैं कि जो कि स्वाति के साथ गांव में यहाँ वहाँ घूम रही थी। फिर वो अनबू नाम के लड़के को पसंद भी करती है। फिर अब वो घर आती है, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सब उसको संभालने आते हैं। कहती है कि इस बंद दरवाजे से अंदर से कुछ गंदी बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से उसको वैसे हो रहा था। दरवाजे को वो खोलने के लिए कहती है। वह ताला तोड़ने वाली थी, जिसके बाद वह किसी चीज़ से उस गेट पर चोट मार देती है। सिल्वराज की माँ कहती है कि ये दरवाजा कोई भी खोले नहीं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। दरवाजा खुलते ही पता चल जाता है वहाँ पे चूहा मरा हुआ था, तो वो आदमी को वहाँ पे चोट लग जाती है। कि क्या होगा हमें ये बाद में पता चलेगा। एक सीन में हम सिल्वराज को देखते हैं, जो गुस्से में आके खाना फेंक देता है और अपने बीवी को थप्पड़ मार देता है। लीला इस चीज़ को देख के वो विरोध करती है और इसे रोकती है और गलत बताती है, लेकिन वो उल्टा लीला को ही थप्पड़ लगा देता है। वो गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। अब मुतु घर पर आता है, जो कि घर की हालत देखकर पेमा से पूछता है। वो पूरा माजरा उसको बताती है। नहीं चला जाता है। पीछे से उसकी दादी यह बोलती है कि पता नहीं अब आगे क्या क्या गलत होने वाला है। पता था इस दरवाजे को खोलने के बाद कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। उन्हें मना किया था कोई इस घर का दरवाजा ना खोले, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता है। को माँ जागती है। लीला की माँ भी उसके बेडरूम में जाके देखती है कि वो लड़की हुई थी, यानी कि वह खुद को ख़त्म कर चुकी थी। इस हादसे से पूरा परिवार दुख में डूब गया था। तू के दोस्त भी यहाँ पे आ गए थे। के शरीर को भी नीचे लाया जाता है और सिल्वराज यह कहता है कि उसने बस गुस्सा किया था, लेकिन उसने इतना सोचा नहीं ऐसा स्टेप ले लेगी, उसके बिना कैसे जिएगा। मुत्तू के दोस्त उससे पूछते क्या हुआ था। वो बताता कि घर के अंदर झगड़ा चालू था, तो पापा ने मम्मी और नीला को दोनों को मारा कि उसने एक कदम उठा लिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है
कि वह अपनी बहन को बचा सकता था, कंसोल कर सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उसका बहुत ज़्यादा दुख है और ये हमेशा रहेगा। वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और नीला को देख के वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि नीला का ट्रीटमेंट वही कर रहा था। तो के दोस्त उसे कहते हैं कि वो पुलिस को इन्फॉर्म ना करे, नहीं तो केस बनेगा और केस लंबा बनेगा। और मुत्तू सेल्वराज से भी बोलता है। पुलिस आई तो लीला को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, उसे काटा पीटा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है उनके रिचुअल के हिसाब से, और उन्हें सीधा उसका फ्यूनरल कर देना चाहिए। डॉक्टर को भी इस बात के लिए वो मना ले लेते हैं, और दूसरा डॉक्टर आकर रिपोर्ट बना देता है कि वह अपनी बीमारी से खत्म हो गई। अब धीरे धीरे गांव के सभी लोग लीला को देखने आए थे, साथ ही साथ अम्मा जी भी वहाँ पे आए थे। पैरों में गिर के रोते हैं और माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अभी वो नीला उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती है। अभी अंदर कहीं ना कहीं गिल था। इसके बीच सभी गांव वाले रोने लगते हैं। लीला का फ्यूनरल 2 बजे होता है, पर पशुपति कहता है कि पल के ट्रस्टी है कि उन्हें यह फ्यूनरल 6 बजे करना चाहिए। सैटरडे को ख़त्म हुई थी, तो उसके कैंपेनियन देने के लिए एक मुर्गे की बलि भी दी जा रही थी। ये फ्यूनरल में कोई ढोल नगाड़े बजाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कुंवारी ख़त्म हुई है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और क्रिमिशन करने के लिए 4 लोग आगे आ जाते हैं। उसकी बॉडी नहीं उठती और अचानक से उसकी बॉडी एक झटका मार जाती है, ऊपर से नीचे तक हिल जाती है। सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो जिंदा है, लेकिन वो चेक करते हैं, उसकी सांसें चल रही नहीं होती है, तो सभी की सांसें थम जाती है। बॉडी भी उठकर बैठ गई होती है। अब गांव के लोग सभी हैरान हो जाते हैं, और जितने लोग उतनी मुंह और उतनी बातें गांव में होती रहती है। कोई कहता है कि ये चमत्कार है, कोई कहता है कि अब शगुन हो गया। प्रेग्नेंट लेडी की कहानी सुना थे, जो कि खत्म हो गई। वो प्रेग्नेंट भी थी और उसकी बॉडी भी किसी से उठाई नहीं जाती है। उसी बीच अशोक मुत्तू को पूछता है कि उस क्राउन के बारे में, उस क्राउन को ले आया जो उसने कल ही उसी सीक्रेट रूम में अंदर छुपा दिया था। इसी बीच कुछ लोग गांव के पंडित जी को बुलाते हैं, लीला का एक्सोर्सिज्म कर सके, लेकिन वो पंडित जी वहां पर आते ही, जो कि शुरू करते ही बिल्ली उनका रास्ता काट लेते और डर के मारे भाग जाते हैं। अब ये ग्रेव क्रीपर को बुलाते हैं और वो बॉडी के पास जाकर चेक करता है। तो देवी है और वो कुछ कहना चाहती है। वह अपनी पूरी बात कह देगी, तभी वो यहाँ से चली जाएगी। फिर प्रेमा अब मुत्तु से बात करती है कि उनको सब कुछ सच बता देना चाहिए। इस पर मुत्तु उसको रोकता है, लेकिन तब डॉक्टर आकर दुख में कन्फेस कर देता है कि यह उसकी वजह से हुआ है। लीला ने खुद को खत्म किया है। यह सच उसने सबसे छुपाया, इसलिए वह यहाँ से नहीं जा रही है। झूठ बोला था कि लीला बीमारी की तहत खत्म हुई है, जबकि उसी चक्कर में उसको लग रहा था कि देवी इसलिए यहाँ पर आई है और इसलिए उसका शरीर यहाँ पर उठ नहीं पा रहा था। तभी सेल्वेराज सबके सामने सच बोलकर माफी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि लीला के बारे में गलत ना सोचे और गलत ना बोले। उस समय आके अपनी जान दे दी, और सेल्वराज ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब सच छुपाया था। लीला के बॉडी को देखते हैं जहाँ पे वो लेटी हुई थी, और उतने में पुलिस भी आ जाती है। अब ऑफिसर कहता है कि उन्हें उनको पहले खबर कर देनी चाहिए थी। अब वो पोस्टमार्टम करवा के रहेगा, चाहे वो मुखिया की बेटी हो या किसी और की। अब वो अंदर जाकर देखता है, और जिस बिस्तर पर लीला थी वह उसको उठाकर, लीला की बॉडी उससे उड़ जाती है, पर एक लीला की बॉडी गाँव वाले से उठती नहीं है। ये गाँव वाले उसको उठा नहीं पा रहे थे। वह यह हवा चेक करता है, जो से लीला का फोन और वो दुपट्टा मिलता है कि वो लड़की थी। 4 लड़कों को बोलता है कि वह बेड समेत उसके बॉडी को बाहर लेकर आए, लेकिन वो ऐसे वैसे उसको उठा लेते हैं, पर उसका इतना वजन ज़्यादा रहता है कि उसके 4 पाँव टूट जाती है। सर दीवार से खड़ा सट जाता है, जिस पर लीला की बॉडी भी सीधी सटी हुई थी। वाले ये सब देख के डर जाते हैं और कहते हैं कि अभी मुर्गी भी मिसिंग है। गाँव वाले कहते हैं कि नीला ने सबको श्रापित कर दिया है। खैर अब तक सुबह हो चुकी थी और पुलिस सर आकर अपने ही एक कांस्टेबल को घर के बाहर खड़ा करता है, यह बोलते हुए कि यह घर अब एक क्राइम सीन है, घर के अंदर न जाने दे, और उनको ढेर सारी फिंगरप्रिंट्स यहाँ से निकलवानी थी। ये दोस्त उससे बात करते हैं कि अभी वो क्राउन को कैसे बाहर लेकर आएगा। तब रत्नम की माँ उधर आती है लीला को शांत करने के लिए, और अंतिम संस्कार का रिचुअल पूरा करने के लिए वो वहाँ पे आ जाती है। वहाँ पे लगा हुआ टेंट भी नीचे गिर जाता है, और रिचुअल का सामान नीचे गिर के वो पूरा रिचुअल खराब हो जाता है। ये रत्नम का सर भी वहाँ पे फूट जाता है।
रत्नम अंदर जाके लीला के पाँव पे गिर के वो उसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसने एक लड़की को उसके साथ देखा होता है। वो उसके डैडी को आके बताता है। वही बात उसके डैडी दिमाग में रख के उसको नीला को मारते हैं। फिर अब वो गांव के बाहर आता है और सभी लोगों से माफ़ी मांगने लगता है। पर गाँव वाले उसे सभी सुनाने लगते हैं कि उसकी वजह से लीला ख़त्म हो गई है। उसको मारना चाहती है, जिस पर एक लेडी कहती है कि ऐसा नहीं है, उनका लड़का भी घायल हो गया था। फिर उसी बीच हम मुत्तू को भी देखते हैं। उसका दोस्त उससे जब बात कर रहा था कि बहन उसे जेल पहुंचाना चाहती है, उसने भगवान का क्राउन चुराया था। गाँव के लोग हर किसी ने कुछ ना कुछ किया था जो कि लीला या फिर इस गांव से रिलेटेड था। दोनों को सबके सामने लाया जाता है, जैसे कि उसने लीला को हैरेस किया था। और यही चीज़ उस दिन रत्नम ने देखकर उल्टी सीधी कहानी बनाई थी। गांव के लोग उन दोनों पे गुस्सा करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से लीला ने खुद को ख़त्म कर लिया था। लोग सोच रहे थे इतनी छोटे मैटर के लिए लीला ने खुद को क्यों ख़त्म कर लिया था, कि यह चीज़ तो सॉल्व हो सकती थी। अब तक पुलिस ऑफिसर को खबर मिलती है लीला के एक नंबर से बार बार संपर्क हो रहा था। नंबर डिस्कनेक्ट हुआ है, तब से ही यह नंबर स्विच ऑफ है। के चलते पुलिस ऑफिसर उस नंबर का और ओनर का नाम एड्रेस भी मंगवाता है। प्रेमा स्वाति को पूछती है, कुछ और भी जानती है। उनको बता देती है कि लीला असल में अनबू के साथ रिश्ते में थी। प्रेमा असल में लीला के भाई मुत्तू की ही प्रेग्नेंट वाइफ है। पहले भी अनबू को ढूंढ रहे थे। टाइम लीला से बात करने के बाद जो नंबर स्विच ऑफ था वो अनबू का ही नंबर था। वो अपने ही घर से गायब था, लेकिन उसे लीला को देखने जाना था, तभी उसके पापा उसे मना कर देते। फिर अब हम इन दोनों का फ्लैशबैक देखते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। लेकिन अनबू जो होता है वो गांव के अंदर ही जॉब लेता है। लीला चाहती है वो शहर जाके इससे भी अच्छी जॉब करे। बात पे दोनों की बहस हो जाती है। अनबू को लग रहा था कि लीला ने जो अपने साथ किया था वो उसकी वजह से ही हुआ था। उसे लास्ट टाइम अच्छे से बात भी नहीं की। प्रेजेंट टाइम में वो लीला के घर पे आते हैं। मुत्ते और सेल्वराज उनको पीटने लगते हैं। उन दोनों को शांत कराते हैं। अनबू लीला के पैर में गिर के रोता है और उनका एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। अनबू को कॉल किया था कि उसके पिता को शायद उन दोनों के बारे में पता चल गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। रत्नम ने कुछ और ही देख लिया था। अब वो अनबू को कहती है कि वो दूसरे शहर में जाके जॉब करे, दूसरे गांव में जाके दोनों अच्छे से साथ में रह पाएंगे। पर वो उसको मना कर देता है। लीला को कहता है उसके साथ रहना है तो यहाँ पर आकर है, नहीं तो वो उसको भूल जाए, उसके बिना जी नहीं पाएगी। पर अनबू एक सुन के फोन कट कर देता है। थोड़ी देर बाद ग्रेव कीपर लीला की बॉडी बाहर लाने की कोशिश करता है। सारी कोशिश बेकार होती है और उसकी बॉडी डस्ट से मसनी होती है। सेल्वीराज की माँ रोने लगती है और कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो दरवाजा ना खोले। वो बताती है कि उनकी ट्विन बहन कन्ना माँ ने खुद को यहीं पर खत्म किया था। साड़ी कन्ना माँ ने यहीं पे रखी थी। माँ उसको लेके जाना चाहती थी, पर उसने ही शायद लीला के यहीं पर रोक रखा है। माइट भी यह देवी नहीं हो सकता है कि ये कन्नामा की स्पिरिट है, जो कि यह लीला के अंदर आ गई थी। फिर अब रत्नम की माँ उसे वह साड़ी मंगवाती है। हम साड़ी वाले संदूक में ही अंदर ही क्राउन को छुपा देखते हैं। खैर अब वो साड़ी निकालकर लीला को उड़ा देती है। तब ढेर सारे लोग लीला को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी डस्ट से मस होती नहीं है। और मुत्तू के दोस्त क्राउन लेके जाने लगते हैं और उसकी भी उसे पीछे से देख लेती है। अब पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि उसने ही आखिरी बार लीला से बात की थी 35 मिनट तक। कहता है कॉल पे ऐसे कुछ नहीं हुआ था और उतना ही सारी बात उसने की नहीं थी। लीला को आदत थी कॉल रिकॉर्डिंग करने की, तो वो कहता है ऑफिसर से लीला की कॉल रिकॉर्डिंग सुन ले। रिकॉर्डिंग सुनता है, तब तक गाँव वाले अनबू और उसके पिता को एक्यूज करने लगते हैं। ऑफिसर रिकॉर्डिंग सुन के मुत्तू को ही पकड़ लेता है। को देख के गाँव वाले सभी हिल जाते हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तो असल में उस रात जब वो अनबू से बात कर रही थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और लीला का फ़ोन चालू था, पर उसको यह पता नहीं होता है। लीला अपना फ़ोन बाहर रख के चली जाती है, जिसको मुत्तू मिलता है। कहता है कि अनबू और लीला के बारे में वो पहले से जानता था। उसको समझाता है कि वो अपने कास्ट का नहीं है, अपनी कास्ट में बराबर के आदमी से शादी करे, ना कि अनबू से। जिस पर वो कहती है कि वह अपना देख लेगी। वो ये सब नहीं मानती है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है।
ये भाई से कहती है कि 5 साल पहले उसने एक लड़की को चीट किया था, उसी लड़की ने उसके खातिर जान दी थी, पर प्रेमा के खातिर उसे कुछ बोलती नहीं। वो यही बात सुन के लीला के गले पे पैर देके वो उसे चोक करके उसे जान से मार देता है। रेवती भी ये सब बातें सुन के मुत्ते और मुत्तू के दोस्त को क्राउन चुराने के लिए एक्सपोज कर देती है। यह बात भी कहती है कि लीला के अंदर देवी आई है और वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। उन्होंने जात पात की चीज़ें करी, यानी कि झूठी शान के खातिर भी बातें झूठी थी। खैर अब तब घर के ऊपर ढेर सारी रेवन बर्ड देखते हैं। सारी रेवन बर्ड ऊपर से नीचे गिर जाती है और पुलिस ऑफिसर मुत्तू को पकड़ के लेके जाती है और मुत्तू के दोस्त को भी पकड़ के लेके जाती है। की माँ अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है कि वह उसको समझ नहीं पाई और वो रोने लगती है। जाकर लीला का शरीर अपने आप ही बिस्तर से नीचे गिर जाता है। वो फाइनली जाने के लिए तैयार थी और उसको इंसाफ मिल गया था कि वह इन जात पात पर नहीं मानती थी, कि जिसके चलते ही उसकी स्पिरिट आखिर टाइम तक अपने शरीर को छोड़कर नहीं गई। सच्चाई सबके सामने लाती है। जो गलत किया था वो भी सबके सामने आ चुका है। अब वो यहाँ पर आप इसको देवी कहे, फिर यहाँ पर उसकी खुद की स्पिरिट को या फिर उसकी जीत को कह लीजिए। फिर अभी लीला की बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए ले लिया जाया जाता है और जाते जाते लीला भेदभाव जैसी चीज को खत्म कर दिया था। उसकी अंतिम यात्रा में सभी गांव के लोग शामिल होते। ना कोई छोटी जात का रहता है, ना ही कोई बड़ी जात का। सभी मिलके उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।